चैप्टर 31। बानी जो पांडे की ड्रेस पहनकर अभी अपनी मस्ती में थी, सामने से मॉल के अंदर आ रहे आरव को देखकर शॉक्ड हो जाती है। बानी के हाथ इस हवा में फ्रीज हो गए थे, क्योंकि बानी जब मस्ती कर रही थी तो उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी थी जिसे वो नीचे कर पाती उससे आरव उसे दिख गया था। पांडे की ड्रेस के अंदर बानी आरव को देखकर सदमे चल गई थी और उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो अभी भी आरव के सामने इस वक्त अपनी बाहें फैला कर खड़ी हुई है, जो उसके सामने आकर खड़ा उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। आरव जो अब बानी के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसे बानी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बानी अभी भी पांडे वाले ब्लैक और वाइट कलर के क्यूट्यूम में थी और इस वक्त काफी क्यूट और फनी लग रही थी, जिससे आरव क्या फर्क पड़ता था। तभी आरव बानी को देखकर अपनी रुड वॉइस में बोलता है, ये क्या स्टूपिड सी हरकत है तुम्हारी। वहीं बानी आरव की आवाज सुनकर होश में आती है और जैसे ही आरव की तरफ देखती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि आरव उसे गोली मार देगा। इसलिए बानी बहुत जोर से चीखती है और भागकर मॉल के अंदर भाग जाती है। वहीं आरव, जिसने बानी के चीखने पर अपने हाथ कान में रख दिए थे क्योंकि बानी स्पीकर की आवाज की तरह चिल्लाई थी, तभी बानी को भागकर देखकर आरव गुस्से से अपने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, जो आरव को देख खुद भी डर रहा था। तभी आरव ने उसे रूड और अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे मेरे मॉल में बकवास चीजें पसंद नहीं है, और ये कहकर मॉल के अंदर चला जाता है, जिसके पीछे उसका असिस्टेंट माधव और कुछ गार्ड्स थे। एके मॉल आरव का था, जो उसने 1 साल पहले बनया था, और वही भी एके मॉल्स के नाम से, जहां पर आज आरव आया हुआ था अपने मॉल के काम को देखने के लिए। वहीं बानी पांडे की ड्रेस पहनकर पूरे मॉल में पागल की तरह भाग रही थी, जिसे आते जाते हुए मॉल के अंदर लोग देख रहे थे और बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। वहीं बानी को बस आरव के डर से भाग रही थी, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे बच्चे क्यों भाग रहे हैं। बानी भाग रही थी तभी उसे छुपने की जगह दिखती है और वो वहां जाकर छुप जाती है। तभी उसके पीछे भाग रहे बच्चे वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पांडे की ड्रेस में पहनी हुई बानी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए इधर उधर देखकर अब हताश होकर वहां से वापस चले जाते हैं। जिसके जाते हुए बानी चैन की सांस लेती है और खुद से कहती है, आज का दिन मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। जैसे ही उसकी खड़ूस नजर मेरे ऊपर चढ़ी, हो गए शनि देव मुझसे नाराज, और राहु केतु और मंगल, ये तो सर पर आकर ही बैठ गए। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से। एक वो आरव और दूसरे ये बच्चे, क्या करूं ये कहकर बानी परेशान हो रही थी। तभी उसकी नज़र एक केबिन में गई, जिसे देखकर बानी खुद से कहती है, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ी होकर नहीं छुप सकती हूँ, यहाँ पर वो बच्चे फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये केबिन, हाँ, इसमें छुप जाती हूँ और इसके अंदर से कुछ जाकर आराम से सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। वैसे भी इस मॉल में ये रूम है जहाँ कोई भी नहीं जाता है, और ये कहकर बानी अंदर चली जाती है। अंदर जाकर बानी देखती है तो ये एक ऑफिस का केबिन नजर आ रहा था, जहां पर रोज की तरह इस केबिन की सफाई हुई थी और आज भी ये रूम क्लीन होकर पूरा चकाचक चमक रहा था, जिसे देखकर बानी बोलती है, पता नहीं क्यों इस रूम को साफ करते हैं जब यहाँ कोई गंदा करने वाला नहीं है। खैर, मुझे क्या, बहुत थक गई हूँ भागकर, पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कहकर बानी सोफे पे धड़ाम से सोफे पे बैठ जाती है और अपने आप को रिलैक्स करने लगी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि अपने आप को रिलैक्स करते हुए उसकी आंखें लग गई और वो वहीं बैठ कर सो गई। जिसके कुछ देर बाद उस केबिन का दरवाजा खुला और कोई जूते की आवाज चलकर अंदर आया, और आते ही उसकी नज़र पांडे पहनी हुई बानी पर गई, जो आराम से बैठी कर सो चुकी थी। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है, हाउ डेयर यू। चैप्टर 32।
बानी जो सो चुकी इतनी तेज आवाज से वो एकदम से उठ जाती है और जैसे ही उठकर खड़ी अपने सामने आरव को देखती है तो डर जाती है। बानी ने अभी भी अपनी पांडे की ड्रेस पहनी हुई थी जिस वजह से आरव ने उसे नहीं देखा था। पर इस वक्त आरव बानी को घूर रहा था जिसे देखकर बानी अपना गले में सलाइवा निगलने लगी। तभी आरव के सामने से भागने की कोशिश करने लगी लेकिन भाग पाती तब तक उस केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया जिसे देख बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और तभी आरव की सर्द आवाज इसके कानों में सुनाई है। बहुत शौक है तुम्हें आरव खुराना के साथ हाइड एंड सी खेलने का, बट तुम भूल गई हो कि मैं आरव खुराना हूँ मिस लहंगा चोली। वहीं ये सुनकर बानी की आंखें जो बड़ी बड़ी थी उसे बानी कसकर बंद कर देती है और तभी पीछे मुड़कर अपनी आंखें खोलकर आरव को देखती है जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। आरव को देखकर बानी जितना डर रही थी उतनी ही कई ज्यादा शॉक्ड में थी, इसलिए हैरानी से आरव को देख रही थी। वहीं आरव अपने कदम बानी की तरफ बढ़ाने लगा जिसे देखकर डरते हुए बानी अपने कदम उल्टे पांव पीछे की तरफ लेने लगी और लेते हुए बानी एकदम दरवाजे की से चिपक कर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने ही लगी थी कि तभी आरव ने उसके पास आकर उसके चेहरे से पांडे के सर को निकालकर फेंक दिया जिससे बानी के लंबे बिखरे हुए बाल बानी के चेहरे पर गिरकर बिखरे पर हुए हुए थे, जिससे अभी भी बानी का चेहरा सही से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वही बानी अभी कसकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। तभी आरव बानी के करीब आकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा झुककर अपने हाथों की उंगलियों से बानी के बालों को धीरे धीरे से उस पके चेहरे से हटा देता है जिससे अब बानी और बानी का खूबसूरत चेहरा आरव के सामने था जिसे आरव देख रहा था। वहीं बानी भी अपनी आंखें खोलकर आरव को देखती है जो उसे अभी चुपचाप देख रहा है। इस वक्त दोनों के बीच खामोशी थी, बस दिल की धड़कन जो बानी की आरव को देखकर तेज हो रही थी उसी का शोर था जो आरव और बानी को साफ सुनाई दे रहा था, जिससे अब बानी आरव को देखकर डर से हकलाते हुई बोली, वो ममा मैं। शश बीच में आरव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बानी को चुप करवा दिया जिससे बानी आरव को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। तभी आरव ने बानी से कहा, तुम्हें पता है ना तुमने पहले गलती जो की थी मुझे थप्पड़ मारने की। मैं तुम्हें ढूंढकर तुमसे तुम्हारे बदला लेना चाहता था और तुमने मुझसे बचने के लिए क्या किया, मरने का नाटक। और जब तुम्हें बिलीव हुआ कि मैंने तुम्हारा पीछा दिया तो तुम्हारा डर कम हो गया, मिस बानी या बनी। वहीं आरव बानी को उसके असली नाम और फेक नाम बनी से भी बुला रहा था जब बानी लड़का बनकर बनी के नाम से आरव की कार ड्राइवर की जॉब करती थी, जिसे बस बानी मजबूरी से देख रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश करती लेकिन आरव के होठों पर उसकी उंगली थी। आरव अपनी हर बात अपनी सर्द आवाज में बोल रहा था जिससे बानी को अजीब सा डर लग रहा था लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस आरव के सामने किसी मुजरिम की तरह खड़ी हुई थी। तभी आरव बानी से बोला, 2 महीने पहले उस रात की क्या हुआ था? मैंने मना किया था न, अगर तुमने फिर से कुछ ऐसा किया जिससे मैं मजबूर हो जाऊं तुम्हें जान से मारने के लिए, क्या तुम भूल गई हो? वहीं ये सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वहीं बानी को देखकर आरव के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। फ्लैशबैक 2 महीने पहले क्लब में बानी आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे आरव के कार ड्राइवर की जॉब और आरव से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था। आज बनी क्लब में इसी चीज को अकेले एंजॉय करने आई थी। बानी अभी भी बनी वाली ड्राइवर की वाइट यूनिफॉर्म पहनकर क्लब के बार काउंटर में बैठकर छोटे छोटे शॉट लगा रही थी और अभी इस बात से अनजान कि आरव भी इसी क्लब के ऊपर वाले फ्लोर पे उसे देख खुद भी ड्रिंक पी रहा था। चैप्टर 33
आरव अभी अभी क्लब आया था और उसने अभी ड्रिंक शुरू की ही थी कि उसकी नज़र अपने ड्राइवर बनी पर गई, यानी बानी पर, जो सभी लोग की भीड़ में काउंटर के बीच में बैठकर ड्रिंक को एंजॉय करके पी रही थी। अभी तक आरव शांत होकर ड्रिंक कर पी रहा था और आराम से बनी को देख कर रहा था, जो अभी अकेले ड्रिंक के ग्लास को पी रही थी। आरव का ध्यान बानी को देखते हुए फिर से बानी के कोमल होठों पर चला जाता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसे वही दिन याद आता है जब गलती से बानी उससे टकराई और उनका किस हो गया, जिसे उसने महसूस किया था और उसे कुछ सुकून पहुंचा था। अभी वो बानी को देख अपनी ड्रिंक पी रहा था, लेकिन अगले ही पल में उसके चेहरे के भाव बदल गए। आंखों से कुछ गुस्सा और जलन दिखाई देने लगी, क्योंकि बानी एक लड़के से हंस कर बात कर रही थी, जो और कोई नहीं कबीर था, जो बानी के साथ ड्रिंक पी रहा था। वहीं आरव को अपने कार ड्राइवर बनी का कबीर से यूं हंस कर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्से में और ड्रिंक पीने लगा। वहीं नीचे काउंटर पर बानी और कबीर बैठे हुए थे। कबीर इधर उधर नजर घुमाकर बानी को कहता है, निधि कहाँ है? वो नहीं आई, आज तुम्हारा इंडिपेंडेंस है। वहीं ये सुनकर बानी कबीर को कंफ्यूज्ड होकर देख रही थी कि तभी कबीर ने उसके शोल्डर पर लड़के की तरह हल्का सा मार कर कहा, मेरा मतलब है कि आज तुम्हारे लिए उस आरव खुराना के खौफ और जॉब से आज़ादी का दिन है। वहीं ये सुनकर बानी स्माइल कर देती है और फिर कबीर को कहती है, मैंने निधि को कॉल किया था लेकिन वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। वैसे आज वो भी अपने ऑफिस में रिजाइन देने वाली थी, लेकिन अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं सुबह से कहाँ है और मेरे फोन का कोई जवाब नहीं दे रही है। वहीं ये सुनकर कबीर अब निधि के लिए कुछ परेशान हो जाता है और उसे कॉल करने लगा, लेकिन निधि का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे कबीर ने कहा, बानी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं निधि का पता करता हूँ। आज बानी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिसे उसे हल्का हल्का नशा चढ़ रहा था, लेकिन अभी वो अपने आप को संभाल रही थी। कबीर की बात सुन अब बानी को भी निधि की फिक्र हो जाती है और वो कबीर के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे वही रोक देता है, जिससे बानी वही खड़ी क्लब में रह जाती है और कबीर बिना अब बानी पर ध्यान दिए वहां से निधि को ढूंढने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बानी कबीर के जाने के बाद अपना हाथ देखती है तो उसके सामने आरव खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। आरव को देखकर बानी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल में आरव को देखकर नॉर्मल होकर बनी बनकर बोलती है, बॉस आप। वहीं आरव जो नशे में था, उसकी आंखें भी नशे से लाल नजर आ रही थी और वो बानी की बात इग्नोर करके उसे अपने साथ ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाने लगता है, जिसे देखकर बानी कंफ्यूज्ड हो रही थी कि आरव उसे कहाँ लेकर जा रहा है। तभी बानी ऊपर वाले फ्लोर पे आरव के साथ आती है तो देखती है कि आरव उसे वहां पर बने हुए एक रूम के अंदर लेकर जा रहा था, जो शायद बाहर से वीआईपी रूम लग रहा था। रूम में आकर आरव बानी का हाथ छोड़ देता है और रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। वहीं बानी दरवाजा बंद देखकर आरव से कुछ पूछ पाती, तभी आरव उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेट किस करने लगा, जिससे बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बानी आरव को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। आरव उसे बेड पे किस करते हुए गिरा देता है और खुद भी बानी के साथ बेड पे आकर गिर जाता है, जिससे बानी के सर से उसकी कैप गिर जाती है। अब बनी के सर पे उसकी विग रह गई थी। इसी बीच में आरव की किस कंटिन्यू थी, जिससे बानी की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन आरव जिसे नशे में कुछ होश नहीं था, वो बस बानी को किस कर रहा था। इसी बीच में उसके हाथ धीरे धीरे बानी के जिस्म में घूमने लगे, जिससे बानी का रोम रोम कांप रहा था और साथ ही सोचने की शक्ति ब्लैंक हो गई थी। एक आरव ने छूने से, दूसरी इसलिए क्योंकि उसने जो ड्रिंक करी थी उसका नशा भी उसके ऊपर चढ़ रहा था, जिससे अब बानी आरव को नहीं रोक रही थी, बस आरव जो कर रहा था उसे करने दे रही थी।
आरव बानी के होठों को छोड़कर कृषि के नेक पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगा। साथ ही बानी अब बेड पर मचल रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। बस अपने पेट पर बहुत सारी तितली उड़ने वाली फलिंग महसूस हो रही थी। आरव बानी के शरीर से उसका पूरा यूनिफॉर्म निकाल देता है, जिससे अब बानी एक खूबसूरत अफसरा तरह आरव के सामने लेटी हुई थी, जिसे देखकर आरव पागल हो रहा था और वो जल्दी से अपने जिस्म से भी सारे कपड़े हटाकर बानी के पूरे जिस्म को चूमने लगा और उसे अपने दांतों से बाइट करने लगा, जिससे बानी की आह भरी आवाज आरव के कानों में सुनाई दे रही थी, जो आरव को और मजबूर कर रही थी थोड़ा और वाइल्ड होने के लिए। आरव के दोनों हाथ बानी के सीने पर थे, जिसे प्रेस करके अपने होठों से बानी के पेट पर बाइट कर रहा था। बानी आंखें बंद करके बस मदहोशी में डूबी हुई थी क्योंकि उसे जो दर्द हो रहा था उसे ये अच्छा लग रहा और उसके दोनों हाथ आरव के बाल पर गुम रहे थे और वो बस इस दर्द को महसूस करके सिसक रही थी। आरव इस वक्त नशे में चूर था। उसे इस वक्त ये बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो खुद क्या कर रहा है और बानी उसके सामने है, न कि बनी। आरव बानी के जिस्म पर अपने निशान बना रहा था और वही बानी आंखें बंद करके बस अपनी आंखें निकाल रही थी। तभी उसे अपने अंदर एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि आरव अपने आप को बानी के अंदर समा चुका था और मोमेंट कर रहा था, जिससे मुंह से उसकी चीख निकल रही थी। तभी आरव उसे अपने होठों पे दबा देता है, जिससे बानी के आंखों से आंसू बह निकले। दोनों नशे में डूब चुके थे, साथ में इस रात को नशीला बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कबीर निधि को हर जगह ढूंढ रहा था। ऑफिस में उसके कुछ दोस्त और कुछ जान पहचान वाले, जिससे कबीर को निधि के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी कबीर को कुछ याद आता है और वो अपनी कार स्टार्ट करके समुद्र के पास आ जाता है, क्योंकि उसे लगा कि निधि यहाँ हो सकती है, क्योंकि निधि यहाँ पर अकेले आया करती थी, जो बात कबीर को पता थी। इसलिए जब भी निधि कहीं गायब हो जाती थी तो कबीर निधि यहाँ जरूर मिलती थी। इसलिए वो कन्फर्म था कि निधि यहाँ पर आई होंगी। इस वक्त रात का समय था और काफी वक्त हो गया था जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। कबीर हर जगह निधि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे निधि कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए कबीर निराश हो वहां से जाने लगा। तभी उसके कानों में किसी के रोने की सिसकियां सुनाई दी, जिसे सुनकर कबीर पीछे मुड़ देखता है तो बड़े से पत्थर के पीछे और कोई नहीं, निधि घुटने पर अपना चेहरा छुपाकर बैठ कर रो रही है, जिसे देखकर कबीर जल्दी से निधि के पास आता है। कबीर जैसे ही निधि को आवाज देता है, जिसकी आवाज सुनकर निधि अपना चेहरा उठाकर उसे देखती है और रोने लगी। कबीर घबराकर निधि को देखता है, जो बस रो रही है, रो रो कर उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ है। कबीर निधि के पास बैठकर उसके आंसू को अपने हाथों से साफ कर ही रहा था कि तभी निधि उसके सीने से लगकर तेज तेज रोने लगी और रोते हुए कबीर के सीने से लग जाती है। अगली सुबह क्लब वाले वीआईपी रूम में आरव और बानी दोनों एक साथ के साथ एक चादर को ओढ़कर सोए थे। तभी बानी की आंख धीरे से खुल जाती है और उसे अपने पेट पर कुछ भारी से महसूस होता है, जिसे बानी चादर के अंदर से अपने पेट से हटाने की कोशिश करती। तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो डर से पहले चादर के अंदर अपने आप को बिना कपड़े के देखती है और साथ ही अपने बिना कपड़े के जिस्म पर किसी लड़के का हाथ, जिसे देखकर बानी डर जाती है और अब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद उसके दिमाग में आने लगता है कि कल आखिर क्या हुआ। कबीर चला गया और फिर आरव आया और उसे एक रूम में वो इतना ही सोच पाई कि तभी उसने अपना सर घुमाकर उसी इंसान को देखा जो इस वक्त उसी के जहन में था, जो उसके सामने अपने आराम से सो रहा था और काफी हैंडसम और हॉट लग रहा था, जिसे देखकर बानी को कोई प्यार व्यार नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा था और वही गुस्से से अपने पेट से उसका हाथ हटा रही थी कि तभी बानी को कुछ याद आया और वो डर गई।
अगर आरव ने उसे देखा तो उसे सब पता चल जाएगा कि वो बानी है उसकी दुश्मन और वो उसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बानी धीरे से अपने पेट के ऊपर से आरव का हाथ बड़े आराम से हटा देती है और बेड पे से उठकर जमीन पर एक पैर भी रखती है तो उसकी बॉडी पर एक करंट जैसी दर्द की लहर दौड़ जाती है, जिससे बानी बेड पे आराम से बैठ जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे आरव दिखता है, जिससे अब डर से बानी दर्द के साथ बेड पे से उठ जाती है और जल्दी से अपने कपड़े समेटकर जल्दी से पहन लेती है। बानी के अभी भी लंबे बाल बिग के अंदर थे, इतना कुछ हो गया था उसके साथ, लेकिन उसके बाल से विग नहीं उतरी, जिस पर उसने कहाँ ध्यान दिया। बानी ने जल्दी से अपनी उसी यूनिफॉर्म को पहन लिया था और वो उसे पहनकर जाने के लिए दरवाजे को खोल पाती तभी एक रोबदार आवाज उसके कानों में सुनाई दी, कौन हो तुम? वही ये सुनकर बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन तभी बानी को कुछ याद आता है कि कल आरव ने ड्रिंक पी हुई थी और वो नशे में था और वो सब हो गया। लेकिन बानी एक बात जानती थी कि आरव जब ड्रिंक करता था तो उसे कहाँ याद रहता था कुछ, इसलिए अभी बानी को यही लगता है कि आरव सब कुछ भूल गया होगा। और अभी तो बानी ने अपने कपड़े पूरे पहने हुए हैं और वो अभी भी बनी है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए बानी आरव के सामने पलट जाती है। तब तक आरव ने अपनी पेंट पहन ली थी, लेकिन उसकी आंखें बानी को घूर रही थी। बानी बस चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अंदर से उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वह आरव का खून करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, आरव उससे पहले उसकी जान न ले ले, इसलिए चुपचाप खड़ी थी। तभी आरव बानी के पास आकर उसे बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, कौन हो तुम? वही इस सवाल ने बानी को डरा दिया था, क्योंकि अभी वो बनी थी और आरव उसे जानता है कि वो बनी है, तो वो ये सवाल क्यों कर रहा है। वही बानी अब बनी की आवाज में बोलता है, बॉस में बनी, आपका ड्राइवर। मेरा मतलब है कि मैं आपसे ड्राइवर की जॉब करता था। पिछले 4 महीनों से मैं आपके लिए काम कर रहा था, लेकिन कल ही मैंने आपकी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे आगे बानी एक्सप्लेन कर पाती तभी आरव उसे दांत पीसते हुए उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे बेड पे जोर से पटक देता है, जिससे अब बानी के सर से उसकी विग निकल जाती है और बानी के लंबे बाल खुल जाते हैं, जिसे देख आरव कर बोलता है, तुमने मुझे चीट किया है। चैप्टर 34। वही बानी इस वक्त आरव की वजह से बेड के ऊपर गिरी हुई थी, जिससे उसकी विग निकल गई और उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं, जिससे आरव को पता चल गया कि ये कोई लड़की है, लेकिन ये बानी होंगी वो आरव ने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन जैसे ही आरव ने बानी का चेहरा देखा था, उसकी आंखें हैरानी से थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई। वहीं बानी आरव को इधर उधर देखने लगी और प्रे करने लगी कि कोई उसे अब आरव से बचा ले, लेकिन तभी आरव उसके करीब आकर उसका गला पकड़कर उसे गुस्से में खड़ा करके दांत पीसते हुए कहता है, तुम, इतना बड़ा नाटक, और वो भी आरव खुराना के साथ। वही बानी को इस वक्त लग रहा था कि उसकी जान कभी जा सकती है, क्योंकि आरव ने कसकर उसका गला पकड़ा हुआ था, जिससे बानी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे बानी बहुत मुश्किल से अपने पॉकेट से बाहर एक छोटी सी नीडल निकालकर आरव के हाथ में पिंच कर देती है, जिससे आरव एकदम से बानी गला छोड़ देता है और गुस्से में खड़ा हो जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्रीज, जिससे बानी बहुत मुश्किल से खांसती हुई सांस लेती है और फिर आरव को देखती है, जो उसे जानलेवा नजरों से घूर रहा था, जिसे देखकर बानी नीचे जमीन में पड़ी हुई निडल को उठाकर आरव को दिखाकर बानी की आवाज में बानी बनकर कहती है, सॉरी बॉस, ये मैंने आपको चुबा दी। फिक्र मत करिए, मैंने आपको जान से नहीं मारा है, क्योंकि मैं आपकी तरह कोई हूँ। वो तो आप गुस्से में मुझे जान से मारने ही वाले थे। आपको पता है ये क्या है? ये कोई नॉर्मल सुई नहीं है। इसे अगर किसी इंसान को थोड़ा सा भी चुब्बा दे तो वो इंसान आधे घंटे के लिए फ्रीज हो जाता है, जैसे कि आप।
आप सब कुछ सुन देख और महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर सकती है, और ये अभी आपके साथ हो रहा है। ये कहकर बानी उस निडल को डस्टबिन में फेंक कर आरव के पास आती है और कहती है, हाँ जानती हूँ कि मैंने आपको पहले आपसे पंगा लेकर गलत है और फिर बनी बनकर चीट किया है, ये जानते हुए भी कि आपको लड़कियों से नफरत है। लेकिन क्या करूँ, जब आपसे पंगा लिया था उसी के बाद पता चला कि आप कितने ज्यादा खड़ूस है, और फिर मुझे आपसे डर लगने लगा। अरे आप मेरी जान के पीछे ही पड़ चुके थे, तो क्या करती मैं, अपने आप को मरने देती, और वो भी एक थप्पड़ की वजह से। तो मैंने आपसे बचने के लिए लड़का बनने का सोचा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह मैं लड़का बनकर आपके सामने आ गई, और वो भी आपके कार ड्राइवर की जॉब के लिए। सच में मैं तो उसी दिन वहां से भागने वाली थी, लेकिन आपने मुझे ढूंढने लिए पूरा जोर लगा दिया था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा आपको सिर्फ बानी, मेरा मतलब है कि मेरा नाम बानी है। बानी ने आरव को देखकर अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया, जो उसे अभी घूर रहा था। आरव की आंखों से पता चला रहा था कि उसे इस वक्त कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो बानी को जान से मार दे, क्योंकि बानी ने उसके साथ रहकर उसे अपने बारे में पता नहीं चलने दिया। लेकिन अभी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था बानी की बात सुनकर उसे गुस्से में देखने के सिवा, और ये बात बानी जानती थी, इसलिए तो अपना भांडा फोड़ रही थी। हाँ, मेरा असली नाम बानी जोशी है, जो इतने वक्त से आपके साथ बनी बनकर आपका कार ड्राइवर था। आपको बानी चाहिए था, उससे आपको बदला लेना था, न जान से मारकर, पर बनी से नहीं, जो आपका एक कार ड्राइवर था जिससे आपको कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैं बनी बनकर आपके साथ रहकर खुद को और बानी को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने मरने का ड्रामा किया था और अपनी डेथ फोटो आपको भेज दी ताकि आपको यकीन हो जाए कि बानी जोशी मर चुकी है और आप उससे बदला नहीं ले सकते हैं। और वैसा कुछ हुआ भी पता, तभी से मैं बिना डर कर आराम से रहती थी। कोई भी डर नहीं रहा था आपसे, पर मैं बनी बनकर ऐसे आपके लिए नहीं रह सकती थी। मैं एक लड़की हूँ, और मुझे कभी कभी आपके साथ कितना कुछ सहना पड़ता था। मुझे मेरा मंथ टाइम में भी आपके लिए जॉब करनी पड़ती थी। पता है कितना दर्द होता था, आपको कैसे पता चलेगा। आपको तो बस ये कहना होता था, कार यहाँ रोको, कार की स्पीड तेज करो। मैं ही जानती हूँ कि उस समय मैं कैसे अपने आप को संभालती थी। खैर, अब वो बात अब मैं क्यों ही कर रही हूँ। हाँ, मैंने जॉब छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी लाइफ जीना चाहती थी सिर्फ बानी बनकर, क्योंकि बानी अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, और मैं इसकी शुरुआत कर पाती। फिर से आप आ गए, और इस बार आपने मुझे सच में कहीं का नहीं छोड़ा। नशे में जो हरकत आपने मेरे साथ करी है, उसके लिए मुझे आप भी उतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है जितना कि आपको। याद है कि आपने मेरे साथ क्या किया है? हाँ, कहाँ याद होगा आपको, नशे में सब कुछ हमेशा भूल जाते हैं। एक बार तो मुझे पकड़कर किस कर दिया और कल मेरा फायदा उठा लिया। तभी बानी ये कहकर गुस्से में आरव को देखती है, जो उसे अब शांत होकर देख रहा था। वहीं बानी आरव को कुछ बोल पाती, तभी उसकी नजर रूम में दीवार पर टंगी हुई घड़ी पर जाती है, जिस पर आधा घंटा खत्म होने के लिए 15 मिनट और बाकी थे, जिसे देखकर बानी आरव को कहती है, देखिए, पहले और कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था, उसे मैं भूल गई हूँ, तो आप भी भूल जाइए। न मैं किसी आरव खुराना को जानती थी, नहीं जानती हूँ, और आप भी न तो बानी और बनी को। आज के बाद हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। कोई गुस्सा नहीं और कोई बदला नहीं। मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढकर फिर से मारने के बारे में मत सोचना। आपको क्या ही मिलेगा मुझे इस 20 साल की उम्र में मारकर। अभी तो मैंने शादी नहीं करी, मुझे बहुत करना है अपनी लाइफ में। बाय बाय नीली आंखों वाले एलियन। एक बात कहूँ, आप बहुत ज्यादा हैंडसम है,
लेकिन आप बहुत ज्यादा रूड और खड़ूस है। तो प्लीज बॉस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, उसे पूरा कर देना। मुझे भूल जाना बॉस, और मेरे बारे में गलती से मत सोचना, क्योंकि मैं तो आज के बाद कभी भी शक्ल तक के दिखाऊंगी। मुझे पता है आप इतना कुछ जानने के बाद मुझे मारने के लिए तैयार रहेंगे, तो मैं आपसे दूर और इस शहर से बहुत दूर भाग रही हूँ। ये कहकर बानी जल्दी से वहां से रूम से निकलकर भाग जाती है। फ्लैश बैक एंड। वहीं बानी आरव को देखकर रोनी सी सूरत बनाकर अपनी नजरों को झुकाकर खड़ी हुई थी, जिसे आरव अब घूर रहा था। तभी आरव बानी के बालों को अपने हाथों से उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, तो बताओ मिस लहंगा चोली, अब तो मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया है। क्या करूं तुम्हारे साथ, या फिर किस तरह से मरना पसंद करूंगी? ये कहकर एकदम से आरव अपने हाथ से एक गन सीधा बानी के माथे पर रख कर बोलता है, या फिर एक ही बार में अपना बदला और तुम्हारी स्टूपिड सी स्टोरी का दी एंड कर दूं। चैप्टर 35। आरव की बात सुनकर बानी अंदर से डर जाती हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी में अलग सी कंपन पैदा हो जाती है। बानी अपने माथे पर गन पॉइंट होते हुए देखकर कसकर अपनी आंखें बंद कर देती है और डरते हुए बोलती है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे डर लगता है। वहीं बानी को डरते हुए देखकर आरव डेविल स्माइल करता है और अपने हाथ से अपनी गन बानी के माथे से नीचे करके बानी के होठों पर रुककर बानी से बोला, तो मैं क्या करूं? तुमने एक नहीं बल्कि कई बार मुझे चीट किया है, और अगर तुम्हें मुझसे डर लगता तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती मेरी आंखों में धूल झोंकने की। आरव की बात सुनकर बानी अपनी आंखें खोल चुकी थी और बहुत ज्यादा डर रही थी कि उसके चेहरे पर पसीना आना लगा, जिसे वो डर से आरव के सामने पहुंच भी नहीं सकती थी। वहीं आरव अपनी गन बानी के होठों से नीचे करते हुए बानी के गले पर रोक देता है, जहां पर बानी के चेहरे से पसीना बहकर गले तक पहुंच गया था, जिसे देखकर आरव का गला सूख गया था। और तभी आरव बानी के ऊपर से गन हटाकर पीछे मुड़कर बोलता है, जब तक मेरा बदला तुमसे पूरा नहीं होगा, तब तक तुम बिना मेरी इजाजत के भागने की कोशिश नहीं करोगी। और इस बार फिर से तुमने पुरानी गलती की तो सीधा तुम्हें गोली मार दूंगा। अब जाओ यहाँ से, आरव ने थोड़ा गुस्से में और जोर से कहा, जिससे बानी किसी 100 से भी ज्यादा की रफ्तार से भाग निकली। रात के समय बानी अपने रूम में परेशान और डर कर घबराहट में अपने हाथ के नाखून को चबा कर रही थी और आरव के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो फिर से आरव के सामने आ गई। क्या सच में आरव उसे जान से मार देगा, या अभी कुछ देर बाद या कल तक मारने ही वाला है? तभी उसके घर के डोर बेल रिंग हुई, जिसे देख बानी डर जाती है, क्योंकि उसे लगा कि कहीं आरव तो नहीं आ गया उसे जान से मारने। लेकिन फिर बानी डर से खुद से कहती है, इस खड़ूस ने मेरा घर भी ढूंढ लिया क्या? क्या ये मुझे अभी जान से सच में मारने आया है? वहीं बानी खुद से बात कर रही थी और वहीं डोर बेल बजी जा रही थी, जिससे डर डर कर ही सही लेकिन बानी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और डर से दरवाजा खोल देती है और दरवाजे पर बिना देखे आंखें बंद करके और अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, प्लीज बॉस, आप मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मरना। वहीं बानी बार बार यही बात बोली जा रही थी कि तभी उसके सामने खड़ी निधि उसे देखकर हैरानी से देखकर उसे कहती है, बानी, ये तू क्या बोल रही है? वहीं निधि की आवाज सुनकर बानी अपनी आंखें एकदम से खोलती हूँ और निधि को देखकर चैन की सांस लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद कर देती है। क्या सच में आरव खुराना को सब पता चला गया है और उसने तुझे आज देखा भी? निधि ने भी घबरा कर कहा, क्योंकि बानी उसे सब कुछ बता चुकी थी। बानी रोते हुए निधि को हक करते हुए बोली, निधि, वो मुझे मारने वाला है, पता नहीं मैं कब तक की मेहमान हूँ।
पता नहीं उसे मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं दिल्ली में हूँ। वहीं बानी की बात सुनकर निधि भी कुछ परेशान हो जाती है और खुद से कहती है, अगर आरव सर को पता चल गया है तेरे बारे में, तो क्या वीर सर को मेरे बारे में भी पता चल गया है क्या? निधि खुद से ही सोच रही थी कि वो बानी का फोन रिंग हुआ जिसमें कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा था, जिसे बानी पिक नहीं कर रही थी क्योंकि अभी वो निधि को हक करते हुए बच्चे की तरह रो रही थी। निधि बानी को खुद से दूर करके उसे शांत करवाती है और उसे फोन उठाने के लिए कहती है, जो कब से नॉन स्टॉप की तरह बज रहा था। बानी फोन को उठाकर कान में लगा देती है, तभी फोन पर आरव की आवाज सुनाई देती है। 20 मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो और अपने घर के बाहर आओ। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। और फिर क्या होगा ये बात मुझे भी नहीं पता है, वैसे भी मेरी गन अभी भी लोडेड है। वहीं ये सुनकर बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कुछ कहती तभी आरव कॉल कट कर चुका था। वहीं बानी जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करने लगी, क्योंकि आरव ने उसे इतना जो अब डरा दिया था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था कुछ सोचने का और आरव की बात मानने का। वहीं निधि बानी को ऐसे डर कर और अपना सामान पैक करते हुए बोली, बानी क्या हुआ है और किसका कॉल था और तू कहाँ जा रही है? वहीं निधि की बात सुनकर बानी रुक जाती है और निधि को देखकर कहती है, आरव खुराना ने कॉल किया था और अब उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद निधि बानी के लिए डर जाती है क्योंकि आरव से निधि भी डरती थी और अब वह बानी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खुद भी बानी की पैकिंग करने लगी, जिसे देखकर बानी उसे देखकर रोनी सूरत बनाकर कहती है, क्या तुझे खुशी हो रही है कि मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ और क्या पता अब तेरे सामने जिंदा रहूं या न रहूं? क्या बकवास कर रही है बानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? निधि ने गुस्से में कहा। वहीं बानी उसे कुछ कहती तभी फिर से आरव का फोन आया, जिसे देखकर बानी बोली, अब क्या बोलने के लिए कॉल कर रहा है? हेलो बॉस, बानी ने आरव से कहा। अभी के अभी जितना सामने पैक किया है उसी के साथ बाहर आओ। ये सुनकर बानी निधि को हक कर लेती है और अपना सामान लेकर चली जाती है। जिसके बाद निधि बानी के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन अब उसे अपनी फिक्र होने लगी और खुद भी डर रही थी। इसलिए निधि अपना सामान पैक करने लगी और पैक करते हुए बोली, मैं भी यहाँ पर अब सेफ नहीं हूँ। क्या पता जैसे आरव खुराना बानी तक पहुँच चुके हैं, कहीं वीर सर मुझ तक पहुँच गए होंगे। इससे पहले उन्हें मेरे बारे में कुछ पता चले या फिर वो मुझ तक पहुँचे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर निधि जल्दी से अपने बैग पर अपने कपड़े डाल कर देती है और घर में बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोल देती है, तभी सामने खड़े इंसान को देखकर शॉक्ड हो जाती है। चैप्टर 36। निधि 2 कदम पीछे हो पाती तभी वीर जो उसके सामने खड़ा हुआ उसे देखकर मुस्करा रहा था, वो निधि को अपने से दूर जाता हुआ देखकर बोलता है, हेलो निधि, कैसी हो? लगता है मेरे आने से मना तुम फिर से भागने वाली थी, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ, तो अब तुम कैसे भाग पाऊंगी? वही ये सुनकर निधि अब वीर को घूर कर देखकर दांत पीसते हुए कहती है, मैं आपसे नहीं डरती हूँ जो मैं आपको देखकर भाग जाऊंगी। बस मुझे आप और आपकी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको देखना तक नहीं चाहती हूँ। इसलिए आपको न देखना पड़े इसलिए जा रही थी। वही ये सुनकर वीर गुस्से में निधि की बाजू को कसकर पकड़कर दांत पीसते हुए कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? पिछली बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन इस बार नहीं। बहुत खा लिया है तुम्हारे आंसू पर तरस और अपने दिल पर काबू। बहुत शौक है तुम्हें मुझसे दूर जाने का। मैं और मेरी शक्ल तक पसंद नहीं है, तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे दूर नहीं जा पाऊंगी और मैं और मेरी शक्ल को हर वक्त तुम्हें देखना होगा।
ये कहकर वीर निधि को अपने कंधे पर टांग देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बानी इस वक्त आरव की कार के सामने खड़ी हुई थी, जो उसे कार में बैठने का इशारा करता है, जिससे बानी आगे की तरफ ड्राइवर वाली सीट पर बैठने जा रही थी। तभी आरव की सख्त आवाज उसके कानों में सुनाई दी। कहाँ जा रही हो? अंदर बैठो। वहीं बानी आरव की बात सुन आरव के साथ पीछे वाली सीट में आरव से दूर कोने में विंडो से चिपक कर बैठ जाती है। वहीं आरव बानी को एक नज़र देखकर आगे बैठे हुए ड्राइवर से कार चलाने के लिए कहता है। अगले दिन खुराना मेंशन। बानी बेड पे लेटी हुई अंगड़ाई लेती है। नींद में अलसाई होते हुए अपनी आंखें बंद करके पिलो को अपने चेहरे के नीचे दबाकर खुद से कहती है, अच्छा था कि मैं कोई बुरा सपना देख रही थी, कि मैं उस खड़ूस से फिर से टकरा गई। लेकिन आज मुझे मेरा बेड सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों लग रहा है। ये कह बानी जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को आरव के बेड पर पाती है और सबसे ज्यादा शॉक्ड अपने आप को देखकर होती है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी पर सिर्फ कपड़े के नाम पर आरव की शर्ट पहनी हुई थी। तभी बानी अपने चेहरे पर जोर से खुद को चांटे मार कर कहती है, बानी तू ये बहुत ही ज्यादा डरावना सपना देख रही है। ऐसा नहीं है, जल्दी से जाग जा। जाग बानी जाग। ये कहकर होश में भी बानी अपने आप को गाल में चांटे मार कर जगा रही थी कि तभी उसके चेहरे पर जोर से पानी गिरा, जिसे बानी शॉक्ड हो जाती है और अपने चेहरे को अपने हाथों से साफ करते हुए देखती है तो आरव उसके सामने जग लेकर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर बानी पूरे होश में आ गई थी और नींद से उठने का कोई मतलब नहीं बचा था। आरव को देखकर बानी चुप हो जाती है और जल्दी से अपने आप को चादर से कवर कर लेती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर बस आरव की एक ब्लैक कलर की शर्ट थी जिसकी लेंथ घुटने तक थी। बानी को ऐसे चादर में घुसते हुए देखकर आरव बानी के ऊपर से चादर नीचे फेंककर उसे अपनी बुरी सी रूड वॉइस में बोलता है, क्या छुपा रही हो, जो मैंने पहले से ही देखा हुआ है? और क्या साबित करना चाहती हो कि तुम इस तरह से मुझे फंसा सकती हो? जायदा मासूम बनने की कोशिश मत करना, समझी? मेरे कपड़े किसने चेंज किए? बानी ने डरते हुए कहा। आरव अब बानी के सवाल को सुनकर कहता है, तुम्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ही करने पड़े। पर क्यों? बानी ने पूछा। क्योंकि तुम कल पूरी रात मेरे डर से बेहोश हो गई थी। अब बकवास बंद करो और जाओ और फ्रेश होकर आओ, मुझे ऑफिस जाना है। तो जाओ ना, मैंने आपको नहीं रोका है, बानी ने धीरे से अपने आप से कहा था कि तभी आरव ने उसे दांत पीसते हुए कहा, ड्राइवर हो तुम मेरी, भूल गई या फिर से याद दिलाऊं? 20 मिनट के अंदर मुझे मेरी कार और मेरा ड्राइवर रेडी चाहिए। और ये कहकर आरव वहां से चला जाता है, जिसके बाद बानी कंफ्यूज्ड होकर अपना सर खुजाकर बोली, ये खड़ूस को आखिर को मुझसे अब क्या चाहिए? इसे देखकर अब लग रहा है ये अभी तो मुझे नहीं मारने वाला, क्योंकि मरना होता तो वही केबिन में ही मार देता। लेकिन अब ये क्या बोल कर गया, मेरी कार और मेरा ड्राइवर मतलब। चैप्टर 37। बानी जल्दी से रेडी होकर आरव की पास आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही आरव आता है तो उसे देखकर कार में ड्राइवर सीट पर बैठने लगी थी कि तभी आरव ने गुस्से में बानी के पास आकर बानी को गुस्से में घूरता है, जिसे देखकर बानी कंफ्यूज्ड होकर आरव को देखने लगी कि वह ऐसे क्यों घूर रहा है। तभी बानी ने आरव से कुछ पूछ पाती, तभी आरव उसे गुस्से में बोलता है, ये क्या पहना हुआ है तुमने? जाकर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आओ, समझी? और ये जो चेहरे पर मेकअप किया है न, इसे धोकर आना वरना तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। बानी ने इस वक्त एक हाफ स्लीव येलो कलर की एक छोटी सी कुर्ती पहनी हुई है और साथ में अपने बालों को थोड़ा क्लेचर करके आधा खुला छोड़कर आंखों में गहरा काजल और होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी।
मतलब बानी पूरे अपने अवतार के साथ लड़की बनकर तैयार हुई थी, जिसे देखकर आरव भड़क उठा था क्योंकि वो बानी को सिर्फ यूनिफॉर्म में देखना चाहता था, लेकिन यहाँ तो बानी अपने अंदाज में घूम रही थी। आरव की बात सुनकर बानी अपने मन में खुन्नस से बोलती है, इसे पता तो चला है कि मैं लड़की हूँ, फिर भी इसे मेरे कपड़े से क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? आरव की गुस्से भरी आवाज बानी के कानों में सुनाई दी, जिसे सुनकर बानी जल्दी से सर हिलाकर भाग जाती है। जिसे जाते हुए देखकर आरव खुद से कहता है, मुझे इसकी एक भी हरकत पसंद नहीं है। इसे देखकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि इसकी जान ले लूं, फिर भी नहीं ले सकता हूँ। ये कहकर आरव के चेहरे पर डेविल स्माइल कर देता है। तभी बानी उसके सामने यूनिफॉर्म पहनकर आती है। बानी ने पहले की तरह वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनकर खड़ी हो थी, लेकिन बानी के बाल अभी भी कल्चर से आधे खुले थे और बानी की कैप उसने अभी अपने बाजू के बीच रखी हुई थी। तभी बानी आरव को देखकर मायूस बनकर कहती है, मेरे पास मेरी विग नहीं है। तो मैं आगे कुछ बोल पाती, तभी आरव उसकी पूरी बात सुनकर उसके बाजू के बीच में से उसकी कैप अपने हाथों से लेकर खुद बानी के सर पे पहना देता है और बिना कुछ कहे कार में आकर बैठ जाती है, जिसे बस देखती रह जाती है। तभी बानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तभी बानी अपनी कैप को अच्छे से सर पर थोड़ा हिलाकर कार के अंदर ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। वहीं बानी कार चला रही थी और वहीं आरव फोन पर अपने कुछ मेल चेक कर रहा था। तभी कार ट्रैफिक सिग्नल आता है, जहां बानी सिग्नल का वेट कर कार रोककर खड़ी हुई थी। तभी वही साथ में खड़ी दूसरी कार में ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ एक शख्स बानी को हैरानी से देख रहा था। और वहीं बानी को भी फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, जिससे बानी सर घुमाकर अपने साथ साइड में खड़ी हुई कार के अंदर एक शख्स देखती है तो बानी की आंखें चमक जाती है और होठ खिल जाते हैं, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि चैप्टर 38। बानी की आंखें चमक जाती है और होठ खिल जाते हैं, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सांझ था, जो बानी को देखकर हैरान था क्योंकि बानी ने जो डेथ फोटो आरव को दिखाने के लिए अपलोड करी थी, वो सांझ ने भी देखी थी, जिससे सांझ को भी लगा था कि बानी सच में मर गई है, जिससे उसे बहुत बुरा और उसका दिल टूट चुका था क्योंकि कहीं न कहीं सांझ बानी को पहली नज़र में देखकर फिदा और उसे दिल दे बैठ चुका था। पर अभी बानी को देखकर उसे सुकून मिला था और फिर से अपने प्यार को पाने की उम्मीद। बानी ने इस वक्त भले ही अपने चेहरे पर कोई मेकअप भी नहीं था, बस ड्राइवर यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन अपने आज उसके बाल खुले थे और उसने अपने खुले बाल में अपनी कैप पहनी हुई थी, जिसमें बानी सुंदर लग रही थी। और बानी को देखकर सांझ उसे पहचान गया था। और वही बानी भी कार के अंदर से सांझ को देख रही थी। आखिर बानी का वो क्रश था या नहीं, पर बानी को वो अच्छा ही लगता था, इसलिए बानी सांझ को देखकर प्यारी सी स्माइल कर रही थी और कुछ शर्मा भी रही थी, जिसे मिरर में ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर बानी के पीछे बैठा हुआ आरव कंफ्यूज्ड हो गया था। लेकिन जैसे ही वो भी अपनी बगल की कार में सांझ को भी बनी को देखता हुआ दिखता है तो आरव का चेहरा सख्त हो जाता है, जिससे अब आरव बानी को गुस्से में रूड वॉइस में बोलता है, मिरर बंद करो अपना और सामने देखो। वही ये सुनकर बानी एकदम से सेंस में आती है और सांझ को देखते हुए मिरर बंद करने लगी, जिसे बस सांझ देखता ही रह गया था। तभी ट्रैफिक सिग्नल भी ग्रीन हो चुका था, जिससे बानी अपनी कार सांझ के सामने से लेकर चली गई, जिसके बाद सांझ अपनी सेंस में आता है और खुश होते हुए खुद से कहता है, हाँ वो वही थी, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ था और मैं पता नहीं अब तक क्या क्या सोचकर अपने आप को हर्ट कर रहा है। थैंक गॉड, आपने उसे फिर से मुझसे मिला दिया। इस बार मैं उसे अपना बना लूंगा। ये कहकर सांझ के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी।
वहीं दूसरी तरफ बानी कार एक विला के सामने रोक देती है, जिसे देखकर बानी पहले तो खुद से कहती है कि वो शहर से दूर क्यों इस विला में आया है। तभी आरव, जो कार से बाहर निकल कर चुका था, वो बानी का कार जा दरवाजा खोलकर बानी का हाथ पकड़कर उसे गुस्से में कार से बाहर निकाल देता है, जिससे बानी हैरान हो गई थी अचानक से आरव को क्या हुआ। वहीं आरव उसका हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले जाता है, जहां पर कोई भी नहीं था, जिसे देखकर बानी को कुछ डर लगने लगता है। तभी आरव बानी का हाथ छोड़कर बानी के गाल को दबाकर दांत पीसते हुए कहता है, मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। तुम्हारी लाइफ में अब मैं हूं, तो तुम ऐसे किसी और को देख नहीं सकती हो, समझी। बानी हैरानी से आरव की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि आरव जो उसे बोल रहा था उसका क्या मतलब है। वहीं आरव बानी को गुस्से में धक्का देते हुए छोड़ देता है, जिससे बानी नीचे गिर जाती है और वहीं आरव एक रूम में चला जाता है। वहीं बानी जाते हुए आरव को देखकर खुद से कहती है, आखिर इसे हुआ क्या है और इसने अभी क्या कहा। वहीं बानी को अब आरव के कहे हुए शब्द परेशान कर रहे थे। वहीं आरव रूम में आकर अपनी मुट्ठी कस लेता है, जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है, जो मेरा है उसे मैं किसी और का कभी भी नहीं होने दूंगा, चाहे वह तुम भी क्यों न हो मेरी लहंगा चोली। ये कहकर आरव के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे, जिसे आज तक किसी नहीं देखा था। वहीं अब बानी इस विला के दरवाजे के पास खड़ी हुई कुछ सोचते हुए इधर उधर चक्कर काटकर अब एक जगह रुक कर खड़ी हो जाती है और उसे खुद से कहती है, को मुझे पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इतना तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि मेरी लाइफ में बस वो है। ऐसा क्यों कहा? बस मुझे लड़कों की यही बात बुरी लगती है। मतलब क्या बोल रहे हैं, उसे पूरा करना चाहिए या फिर सीधा सीधा कहना चाहिए। अब इस आरव खुराना ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अपना खतरनाक डायलॉग मुझ पर फेंक कर अपने रूम में चला गया और मुझे यहाँ पर परेशान और कैद करके रख दिया। ये दरवाज़ा भी पता नहीं कैसे बंद करके गया है। कहते हुए बानी सच में परेशान थी, क्योंकि आरव की बात और फिर सच में घर का दरवाज़ा लॉक था, जिसे बानी ने चेक किया था, जो खुल ही नहीं रहा था। वही बानी भी अब सोफे पर आराम से बैठ जाती है कि तभी आरव उस रूम से बाहर आया, जिसे देखकर बानी जल्दी से आरव के पास जाकर उसे डायरेक्ट बोली, आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरी लाइफ में बस आप होंगे? क्या मतलब है आपका? वहीं आरव बानी की बात सुनकर उसे देखकर बोलता है, कोई मतलब नहीं है, समझी। तो फालतू में दिमाग मत चलाओ, वरना अगर मेरा दिमाग चल गया न, तो तुम अभी मेरे सामने खड़ी होकर मुझे से सवाल पूछने लायक जिंदा नहीं बचोगी। अब शक्ल मत देखो, मुझे भूख लगी थी, किचन उधर है। आरव ने उसे खाना बनाने के लिए कहा, जिसे सुनकर बानी ने भी गुस्से में कहा, मैं कार ड्राइवर हूं, न कि आपकी कोई खाना बनाने वाली। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, समझी। आरव ने दांत पीसते हुए कहा, और आप भी मुझ पर ऑर्डर नहीं झाड़ सकते हैं, बानी ने आंखें चढ़ाकर कहा, जिसे देखकर आरव अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहता है, तुम मिस लहंगा चोली, लास्ट बार वार्न कर रहा हूं, मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। तो क्या कर लेंगे आप? बोलिए क्या लेंगे? अब न तो मैं आपसे डरती हूँ और न ही आपकी धमकी से, और आपने मुझे सोच क्या रखा है कि मैं डर। आगे बानी कुछ बोल पाती, तभी बानी की आगे कही हुए बात उसके मुंह में रह जाती है, क्योंकि आरव ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया था और उसे किस करने लगा था, जिससे सच में बानी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी जैसे अभी बाहर निकलकर गिर जाएगी। न तो इस बार आरव ने ड्रिंक करी थी, न ही कोई एक्सीडेंट या फिर गलती, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि आज आरव ने पूरे होश में और खुद से बानी को किस किया था। वहीं दूसरी तरफ
अब तो तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच नहीं सकती हो माय ब्यूटीफुल वाइफ मिसेज निधि वीर मित्तल। आरव ने निधि को कहा जो उसके सामने अपनी मांग पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और साड़ी पहने हुए उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी। चैप्टर 39। वीर निधि की कमर पर अपने हाथों को रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है और निधि की आंखों में देखकर बोलता है, बेबी इतना गुस्सा करने से अब कोई फायदा नहीं कर, क्योंकि तुम मुझे मन में भी गाली दोगी न तब भी मैं तुम्हारा पति ही रहूंगा, तो तुम हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लो। वीर जिसने निधि से कैसे भी करके आज ही जबरदस्ती शादी कर ली थी और अभी निधि वीर के घर में उसके रूम में थी। शादी और वो भी हमारी, जो एक जबरदस्ती की है। आप चाहे जो मर्जी कर आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन मुझे और मेरे प्यार को कभी भी नहीं पा सकते हो मिस्टर वीर मित्तल, और इस शादी को मैं शादी नहीं बस एक जबरदस्ती का रिश्ता समझती हूँ और कुछ भी नहीं। निधि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जिसे सुनकर वीर गुस्से में निधि की कमर पर अपने हाथ कसकर उसे गुस्से में बोला, जबरदस्ती का रिश्ता तुम्हें मेरा प्यार जबरदस्ती लगता है, तुम साबित क्या करना चाहिए हो? हाँ, ये कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी है और तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया। क्या कहा था कि तुमने कि तुम मुझे मौका दे सकती हो तुम्हारा प्यार पाने के लिए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाकर मुझसे दूर चली गई। तुम धोखेबाज हो निधि। मेरा प्यार समझकर भी तुम समझी नहीं और आज मैंने तुम्हें पाने के लिए अपना बना लिया तो तुम उसे जबरदस्ती का रिश्ता बोल रही हो। हाँ की है मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती से शादी जिससे तुम अब बंध चुकी हो निधि। छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है, निधि ने नम आंखों से कहा क्योंकि वीर के हाथ निधि की कमर पर कसते हुए जा रहे थे। वहीं निधि की आंखों में आंसुओं को देखकर वीर निधि से दूर हो जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। और वहीं निधि की आंखों में बस आंसू थे क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। कहाँ वो वीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, हमेशा उससे दूर भागती थी जिसे वो दुनिया का घटिया इंसान समझती थी। पर आज वो इंसान उसका पति था जिससे वो बस नफरत कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर अराव बैठकर खाना खाका एक निवाला मुंह में जैसे ही डालता है उसे मुंह में बाहर निकालकर फेंक देता है और गुस्से में बानी को देखता है, जो उसे अभी आराम से खड़ी हुई थी और अपने हाथों को देख रही थी जो शायद थोड़े से जल चुके थे, जिसे देखकर उसे आरव पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि आरव ने उसे जबरदस्ती खाना बनाने के लिए कहा था और वही बानी को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर भी आरव ने उसे खाना बनाने के लिए कहा। वही अब आरव गुस्से से बानी को देखकर बोलता है, ये क्या बकवास बन्या है तुमने? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन आपको ही मिर्ची लगी थी कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं। जितना मुझे आता था उतना मैंने बना दिया, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एक तो मेरे हाथ भी आपकी वजह से जल चुके हैं, लेकिन मुझे से ज्यादा जलन तो आपको हो रही है। अपनी बात कहकर बानी ने अपने हाथों को आरव को दिखाकर कहा। वहीं बानी की बात सुनकर आरव को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि सारा खाना बानी के मुंह में फेंक दे, लेकिन जैसे ही बानी की बात सुनकर उसके हाथ देखे तो वो सच में जले हुए थे, जिसे देखकर आरव अपनी जगह से उठ जाता है और बानी के पास आने लगा। और वहीं आरव को अपनी तरफ आते हुए देखकर बानी डरते हुए बोलती है, अब इस खड़ूस को क्या हुआ है? कहीं ये फिर से मुझे किस करने तो नहीं आ रहा है? ये कहकर बानी वहां से भागने ही लगी थी कि तभी आरव उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाने लगता है। और वहीं अब बानी ये देखकर डरने लगी
लेकिन जैसे ही आरव ने उसे रूम में लाकर बेड पे रख दिया और फिर ड्रॉ से लेकर बानी का हाथ पकड़कर उस अपने हाथों से मेडिसिन लगाने लगा, जिसे देखकर बानी आरव को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से देखने लगी। जिसे देखकर आरव उसे बिना देखे बोलता है, अपने दिमाग में मुझे लेकर कोई गलत फहमी मत पालना, क्योंकि मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि खाना तो तुम हो बनाओगी, क्योंकि मुझे भूख लगी है, इसलिए जल्दी से मेडिसिन लगाकर खाना बनना शुरू करो। वहीं ये सुनकर बानी आरव को घूरते हुए मन में बोली, इस खड़ूस को लेकर कभी भी मुझे वैसे वाली फीलिंग नहीं आ सकती है, और अगर आ भी गई तो इस खड़ूस को मेरी फीलिंग से क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसे तो बस अपने से ज्यादा अपने आप से ही मतलब है। तभी आरव बानी के हाथ से मेडिसिन लगा देता है और फिर बानी को देखता है, जो उसे देख अभी भी घूर रही थी। जिसे देखकर आरव बानी से बोला, क्या तुम उस सांझ कपूर को जानती हो? वही ये सुनकर बानी थोड़ी सी हैरानी से आरव को देखने लगी, लेकिन फिर आरव की बात सुनकर बोली, नहीं, पर मैंने उसे एक बार अपने दोस्त की सगाई वाले दिन देखा था। क्या वो तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम मेरे साथ क्या गेम खेल रही थी? आरव ने पूछा। मैंने कहा ना, उसने मुझे एक बार देखा था, उसे कुछ पता नहीं है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बानी ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा। वही ये सुनकर आरव ने उसे कहा, सांझ कपूर से दूर रहना, क्योंकि तुम उसे जैसा समझती हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस अच्छा बनने का दिखा करता है। आपको पता है ऐसे किसी की बुराई करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, बानी ने उसे टोंट मारते हुए कहा। जिससे आरव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम जो हर वक्त मन ही मन में मेरे बारे बुरा भला बोल तो रहती हो, तो अभी तक तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है? तुम तो मेरे सामने सही सलामत और जिंदा खड़ी हो। इतना बुरा तो हो गया है, अब क्या मर जाऊं तब यकीन होगा, बानी ने खुद से ही धीरे से बड़बड़ा कर कहा, जो शायद आरव ने सुन लिया था, और वो बानी को गुस्से में देखकर बोलता है, क्या कहा तुमने? चैप्टर 40। माँ, मैं खाना बना कर लाती हूँ, कहते हुए बानी वहां से भागकर किचन की तरफ चली जाती है। जिसके बाद आरव उसे वहीं जाते हुए कुछ देर तक घूर कर रह जाता है। वहीं अब रात हो चुकी थी और बानी, जो अभी भी आरव के साथ इस विला में थी, अब उसे आरव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बस आरव उसे यहाँ पर टॉर्चर कर रहा है। इसलिए अभी आरव, जो अपने फोन पर काफी समय से घुसा हुआ है, और वही उस सामने सोफे पे बैठी हुई बानी मन ही मन आरव को मन में कोस रही थी, क्योंकि आरव को देखकर बोर हो गई थी, इसलिए वहां से उठ करने के लिए हिल रही थी कि तभी आरव की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? पता है ना, भाग नहीं सकती हो तो मेहनत मत करो, चुपचाप ऐसे ही बैठी रहो जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। वहीं आरव की बात सुनकर बानी उसे देखकर चीढ़ कर कहती है, भाग नहीं रही हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या वहां पर भी न जाऊं? हद है, मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं, जो आपके कहने पर सांस लूंगी, और जब आप कहेंगे तो आपकी बात सुनूंगी। वही ये सुनकर आरव उसे गुस्से में घूर कर देखता है, जो अब उसके सामने इतना ज्यादा मुंह खोलती थी जितना आज तक कोई नहीं खोल सकता था। जिससे अब आरव उसे गुस्से में दांत पीसते हुए कुछ कहता, तभी बानी ने उससे अपना पेट पकड़कर कहा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आपकी कड़वी बातों को डाइजेस्ट कर पाऊं, अभी इमरजेंसी है। ये कहकर बानी भागकर वहां से एक रूम में चली जाती है। वही अब आरव खुद से डेविल स्माइल करते हुए कहता है, इस लहंगा चोली की जुबान मेरे सामने कुछ ज्यादा इसलिए चल रही है क्योंकि मैं इसे ये मौका दे रहा हूँ। वही अब बानी वॉशरूम का दरवाजा खुलकर रूम में आती है और काफी अच्छा फील करके खुद से कहती है, अब अच्छा लग रहा है, वरना मर ही जाती। ये कहकर बानी की नज़र उस रूम में रखे हुए एक बहुत बड़े पियानो पर गई, जिसे देखकर बानी खुद से कहती है, इसे तो मैंने मूवी पर देखा है,
हीरो अपनी हीरोइन को अपने प्यार के इजहार करने के लिए बहुत अच्छी सी धुन बजाकर गाना भी गाता है। बानी पियानो को अब अपने हाथों से छूने लगी। तभी बानी से पियानो के कीबोर्ड से उसकी एक कीज प्रेस हो गई, जिसमें से एक धुन तो नहीं बट जोर से आवाज सुनाई देती है, जिसे बानी खुश होती है और अब पियानो के सामने लगे हुए स्टूल पर बैठकर अपने हाथ को देखकर खुद से कहती है, हाँ मैं भी बजा सकती हूँ, कोशिश करने में क्या जाता है। ये कह रहे बानी अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने हाथों की उंगलियों को नाचने लगी। वहीं अब तक रूम से बाहर बैठा हुआ आरव कुछ सोच रहा था, तभी उसके कानों में जोर जोर से दर्द हुआ और वो अपने कानों में हाथ रखकर गुस्से में बोलता है, इस लहंगा चोली को मैं जान से मार दूंगा, क्या कर रही है ये अंदर। वहीं अभी भी बानी आंखें बंद कर किसी म्यूजिशियन की तरह खुद से फील करके अपनी उंगलियों को पियानो पर नचा रही थी। इस बात से बेखबर कि वो कोई धुन नहीं बल्कि आरव को इस शोर से टॉर्चर कर रही थी, जो अब उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, जिससे बानी एकदम से अपनी आंखें खोलकर आरव को देखती है तो उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं एंजॉय कर रही थी ना। आगे बानी कुछ कहती तभी आरव ने उसे घूर कर कहा, इसे एंजॉय नहीं दूसरों को टॉर्चर करना कहते हैं, समझी, और मेरे पियानो से दूर रहो। वहीं ये सुन बानी न मैं सर हिलाकर कहती है, नहीं मुझे इस पर अपनी धुन बनानी है। धुन बनानी है या फिर मेरे कानों से अपनी इस शोर से मेरे कानों से खून निकालना है, आरव ने कहा। जिससे बानी मुस्कुराती हुई कहती है, उसके लिए आपकी आवाज ही काफी है। यू आरव ने बानी को दांत पीसते हुए कहा, जिससे बानी उसे इग्नोर कर फिर से अपने आप पियानो में रख कर कुछ बजाती, तभी आरव उसके पीछे से आकर उसका हाथ अपने हाथों से पकड़ लेता है और इस बार खामोशी से बोला, तुम यहाँ से गलत कर रही हो। वहीं आरव की इस हरकत और उसकी खामोशी से भरी आवाज सुनकर बानी जितनी शॉक्ड में थी उतना ही उस दिल जोरों से धड़क उठा था। वहीं आरव बानी को उंगली को अपनी उंगली में उलझाकर पियानो कीबोर्ड के पर धीरे धीरे चलाने लगा, जिससे बहुत अच्छी और प्यारी धुन निकल रही थी। और वहीं बानी अब बर्फ की तरह बस बैठी हुई थी और वहीं आरव उसके साथ एक रोमांटिक सी धुन में खो गया था, क्योंकि आरव को बानी की बॉडी की फ्रेगनेंस उसे बानी की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिससे आरव अपनी गर्म सांसें बानी की गर्दन पर छूकर उसे के कान पर आते हुए उसे कान को चूम लेता है।